साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप। मेरे साथ हैं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय मदन सिंह गौतम जी, हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय शरद कुमार बामणिया जी और चिर परिचित हमारे साथी संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान अशोक जी मुदगल साहब। और इस वक्त हम वीर भूमि सहारनपुर में उपस्थित हैं। क्रांति की भूमि है, सबको पता है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड के सीमावर्ती जनपद है। कभी हमारे अलीगढ़ का भी मंडल सहारनपुर ही हुआ करता था। तो रात्रि विश्राम आज मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत यहीं सहारनपुर में ही हुआ है। तो यहीं से आप सबको संबोधन करना मुझे उचित लगा। आज वैसे भी 3 मई है और उत्तर प्रदेश के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, चूँकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव साहब ने उत्तर प्रदेश के तमाम बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज़, PID एक्ट अथॉरिटीज़ से रिपोर्ट मांगी हुई है कि उन्होंने अब तक भुगतान के आवेदनों पर क्या क्या कार्रवाइयाँ की हैं, कितने आवेदनों को डिस्पोज ऑफ किया है, किसकी क्या स्थिति है। इस पर आज मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश ने रिपोर्ट मांगी हुई है। और आज उत्तर प्रदेश के पीड़ितों के भुगतान को लेकर एक बड़ी बैठक राज्य सचिवालय लखनऊ में आयोजित की गई है साथियों। तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन के लिए उत्तर प्रदेश के तमाम पीड़ित व्यथित थे कि हमारा कब भुगतान होगा, कब इस पर एक्शन होगा और कब लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होंगी। तो आज इसका निर्णय हो जाएगा। शाम को जो भी फैसला आएगा उस पर आपको पुनः वीडियो बना करके डाल दिया जाएगा। लेकिन आज निश्चित रूप से आप सबके लिए खुश भरी खबर आएगी। और आज आएगी क्या, कल आ गई। वैसे तो रात को हम सहारनपुर में थे, तो कल शाम को 6 बजे यहाँ के जो सक्षम सहायक अधिकारी हैं मिश्रा जी, उनके साथ वार्ता हुई थी। रजनीश मिश्र साहब, उनके साथ काफ़ी लंबी चर्चा हुई। उन्होंने जो इसमें एक व्यवहारिक कारण बताया भुगतान में विलंब का, वो मैं समझता हूँ न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के सभी सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों के समक्ष है। और उस व्यवहारिक कारण को, समस्या को दूर करने का कर्तव्य राज्यों की और केंद्र की सरकारों का है। साथियों, उन्होंने बताया कि PID एक्ट 2016 हो उत्तर प्रदेश का, या भुगतान की गारंटी का अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 हो, इन दोनों ही कानूनों को लेकर शासन को जो प्रशिक्षण अधिकारियों को देना चाहिए, जो क्लियर कट गाइडलाइन होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं दी गई हैं। जिसकी वजह से तमाम सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी परेशान हैं कि उनको कैसे आवेदकों का भुगतान करना है, कैसे उनके आवेदनों का निपटारा करना है। कोई क्लियर कट गाइडलाइन और प्रशिक्षण शासन ने इस संबंध में अभी तक सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों को नहीं दिया गया। तो चूंकि हमारा वीडियो सरकार के तमाम बड़े अधिकारी सुनते हैं, सरकार सुनती है, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अविलंब इस समस्या का निराकरण शासन करे और देश भर के तमाम सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों को इस पर बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाए और क्लियर कट दिशा निर्देश दिए जाएं। चूँकि ये कानून ये कहता है कि देश की किसी भी कंपनी के ठगी पीड़ित का आवेदन मिलने पर सरकार उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में वापस करेगी। इतना महत्वपूर्ण कानून बना देने के बावजूद उस कानून को लेकर अधिकारियों को प्रशिक्षण न देना अपने आप में दुख का विषय है, गंभीर विषय है। सरकार को इस पर अविलंब काम करना चाहिए। चूँकि मैं अभी एक खबर पढ़ रहा था, जो नए कानून भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम
और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता जो है वो 1 जुलाई से देश भर में लागू होने जा रही है, जिसमें बॉट्स एक्ट को भी समाहित किया गया है और ठगों को सजाए मौत का प्रावधान किया गया है। उस कानून को लेकर अभी से तमाम राज्यों की सरकारों ने, तमाम संबंधित एजेंसीज ने, तमाम पुलिस अधिकारियों ने अपने अपने लोगों को प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया है। बाकायदा देश भर की तमाम पुलिस अकेडमीज में इसको लेकर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। नए कानूनों के विषय में तमाम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स और उनके सहायकों को प्रशिक्षित करने का नियम भी यही है साथियों कि जब भी कोई नया कानून आता है देश में या किसी राज्य में, तो उसको लेकर के तमाम संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है शासन की ओर से और बताया जाता है कि आपको इस कानून पर इस प्रकार कार्रवाई करनी है। लेकिन हमारे लिए जो बनाया गया इतना महत्वपूर्ण कानून है, जो देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतान की गारंटी देता है, जिस कानून के अंतर्गत तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान होना है, उस कानून को लेकर सरकार ने कोई प्रशिक्षण शिविर आयोजित नहीं किए, कोई प्रशिक्षण नहीं दिया। ये दुख की विषय है और गंभीर चिंता का विषय है। करना चाहिए। हालांकि वैसे पांडुचेरी में, गोवा में, कुछ जगह आरबीआई की जो लोकल ब्रांचेज हैं, लोकल ऑफिसर्स हैं, जम्मू कश्मीर में भी, उन्होंने अधिकारियों को इस विषय में एक प्रशिक्षण गाइडलाइन जारी की है। लेकिन पूरे देश में जो देश के बड़े राज्य हैं जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आपका क्या बोलते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, इनमें प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से पूरे देश भर में ठगी पीड़ितों के बीच हाहाकार मचा हुआ है और उन्हें लगता है कि हमारे आवेदन दाखिल हो जाने के बाद भी हमारा भुगतान क्यों नहीं हो रहा। तो ये एक व्यावहारिक समस्या कल हमारी समझ में आई कि तमाम नियमावली, तमाम और चीज़ें हो जाने के बावजूद भी जो मूल काम था वो शासन ने नहीं किया है। इसको अविलंब करना चाहिए। साथियों, आप सब भी सरकार को पत्र भेजें कि वो बॉट्स एक्ट अथॉरिटीज़ को प्रशिक्षण दें ताकि आप सबका जल्दी से जल्दी भुगतान हो सके। एक चीज़ और मैं पीएसीएल के साथियों के लिए और सहारा समूह के साथियों के लिए बताना चाहूँगा, साईं प्रसाद के भी, जिन कंपनीज के मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहे हैं या चले हैं, उनके लिए भी एक विशेष महत्वपूर्ण बात हमारी समझ में कल आई कि जो हमारी स्टेट अथॉरिटीज़ थीं, चाहे वो मध्य प्रदेश की रही हो, महाराष्ट्र की रही हो, कर्नाटक की रही हो, तमिलनाडु की, वेस्ट बंगाल की, या बिहार की, या यूपी की, या झारखंड की, या छत्तीसगढ़ की, या राजस्थान की, या पंजाब की, हिमाचल की, या दिल्ली की, पूरे देश की किसी भी अथॉरिटी ने उन मैटर्स में, ठगी प्रकरणों में जो सुप्रीम कोर्ट गए, चाहे वो इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से गए हों या मैनेजमेंट की तरफ से गए हों, वहाँ अपने अपने राज्य के पीआईडी एक्ट्स पर कोई पक्ष किसी भी राज्य ने प्रस्तुत नहीं किया और न सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ जो बैनिंग एक्ट है 1978 वाला, द प्राइज चिट मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978, उसका उल्लेख उन मामलों में किया जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट को इन ठगी प्रकरणों पर संपूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी और उन्होंने जो उनकी समझ में आया जजेस की में, जो मैनेजमेंट के एडवोकेट्स ने उनको समझाया या जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज के एडवोकेट्स ने उनको बताया, तथ्य प्रस्तुत किए, उसके आधार पर एक जनरल आदेश पारित कर दिए। और इस वजह से वो आदेश चाहे सहारा समूह के मामले में रहे हों, चाहे पीएसीएल पल्स के विषय में रहे हों, या साईं प्रसाद के में, या समृद्धा के में, या आदर्श के में, या जीसीए के में, या टोगो के में, या बाइक बोट के में, या किसी भी मैटर में, वो सब विफल हो गए। व्यवहारिक रूप से वो ज़मीन पर, धरातल पर क्रियान्वित नहीं हो सके और सबका भुगतान आज भी लंबित रह गया। इस समस्या का भी समाधान कल हमको मिला कि हम पुनः इन पर रिवीजन फाइल करें और तमाम स्टेट्स को इनमें पार्टी बनाएं और स्टेट्स के जो कमियां रह गई हैं, स्टेट ने अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया, इन कंपनीज के खिलाफ अपने अपने लोकल पीआईडी एक्ट्स के अंतर्गत कार्रवाइयां नहीं की, वो कार्रवाइयां पुनः शुरू करवाएं
और जिन कंपनियों को सरकार ने जाने अनजाने वाट्स एक्ट के दायरे से बाहर करने का एक तरह से छल किया है, जैसे सहारा समूह का मैटर रहा हो या PACL का, या 2019 से पहले बंद हुई तमाम कंपनीज का, उनको भी वाट्स एक्ट के दायरे में लाया जाए। उसके लिए सरकार से तो प्रयास हम करेंगे ही कि सरकार खुद इस कानून में एक और धारा जोड़कर उन तमाम कंपनियों को भी इसके दायरे में ले आए जिनका भुगतान 21 फरवरी 2019 से पूर्व तक लंबित था। उन सबको इस कानून के दायरे में लाया जाए, उन सबका भुगतान भी इसी कानून के अंतर्गत कराया जाए। चूँकि जो कानून की मूल भावना है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश, सेबी, लिक्विडेटर, कंपनी एक्ट, ये तमाम जब विफल हो गए, NCLT वगैरह, और लोगों का भुगतान नहीं हुआ, एजेंट्स को सुरक्षा नहीं मिली, जगह जगह तनाव बढ़ा, लड़ाई झगड़े हुए, लोगों ने आत्महत्याएं की, इसलिए इस अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को देश में लाया गया ताकि देश की प्रत्येक ठगी पीड़ित का भुगतान हो निश्चित समय सीमा के अंदर, और इन कंपनीज में काम करने वाले उन एजेंट्स और एडवाइज़र को भी सुरक्षा मिले, शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति मिले। इसलिए वाट्स एक्ट 2019 का अस्तित्व हुआ, इसीलिए ये कानून बनाया गया, इसीलिए इसको देश भर में इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर लद्दाख में लागू किया गया। तो इतने महत्वपूर्ण कानून पर बहुत सारी चीज़ें साथियों व्यवहारिक रूप से अभी हमें भी जानने की ज़रूरत है, आपको भी सबको जानने की ज़रूरत है। इसके लिए अभी हमें तेज़ी के साथ और काम करना होगा, चूँकि इतना विस्तृत मैकेनिज्म इस कानून के अंदर दिया गया है, इतना विस्तार से इस कानून को बनाया गया है कि उसको बहुत जल्दी से कोई अधिकारी या एडवोकेट या कहें जो न्यायिक अधिकारी हैं वो भी समझ नहीं पा रहे। तो हम और आप तो सामान्य लोग हैं, इसको समझने में हमें भी प्रैक्टिकल चीज़ों को अभी समय लगेगा, आपको समझाने में समय लगेगा, और जब ये तमाम चीज़ें क्लियर होती जाएंगी तो निश्चित रूप से 180 दिन क्या 18 दिन में भी आपका भुगतान संभव हो जाएगा। और अब ये आज जो है सहारनपुर से शुरू हो रहा है साथियों, अभी हम हरिद्वार निकलेंगे। जैसा कि आपको सबको पता है, मिशन भुगतान भारत यात्रा का ये चरण हमने देवभूमि उत्तराखंड के कोटद्वार से आरंभ कर दिया है। कल देहरादून थे, सहारनपुर आ गए थे, अभी हम हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और वहाँ से दिल्ली जाएंगे, सरकार को अवगत कराएंगे। कई साथी बड़े विचलित हैं कि साहब चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कोई आचार संहिता इस कानून पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। ये कानून चूँकि पहले बन चुका है, पहले लागू हो चुका है, इसलिए ये तमाम आचार संहिताओं से परे है और इस पर लगातार काम आप चुनाव आचार संहिता के दौरान भी कर सकते हैं। ऐसा हो रहा है। अभी हमारे जिला अध्यक्ष कुशीनगर ने वहाँ का एक आदेश डाला है, सत्यनारायण गिरी साहब ने, आप देख सकते हैं, वो ताज़ा आदेश है, उसमें भी यही लैंग्वेज है। तमाम SDM साहिबान को कहा गया है कि आपने अभी तक रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं की, क्यों नहीं लोगों का भुगतान किया। मैं फेसबुक ID पर लगाऊंगा मदन लाल आज़ाद पर, वहाँ पढ़ लेना आप। और कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि अब वो स्वर्णिम अवसर आ गया है आप सबके सामने, जो आप सबका भुगतान सुनिश्चित करा देगा, लेकिन आपको भी सतत जागरूक रहने की आवश्यकता है। सहारनपुर के साथियों से लगभग 4 घंटे रात को चर्चा हुई है, बड़े एक्टिव साथी हैं तमाम, बड़ा मन प्रसन्न हुआ कि इतनी एक्टिव टीम है हमारे पास सहारनपुर में। लेकिन एक दुख भी हुआ कि आपस में बहुत उलझ रहे थे सब। तो ये जो आपस का उलझाव है देश भर में हमारे साथियों के बीच में, सब इसको ख़त्म कर लें। थोड़ा बहुत मनमुटाव सभी जगह हो ही जाता है चीज़ों को लेकर के, इसको मान सम्मान या किसी अपमान से ना जोड़ करके देखें। तमाम साथी फिलहाल एकजुट हो जाएं और पूरी ताकत के साथ जुट जाएं मिशन भुगतान में, ताकि आप सबकी समस्या का समाधान हो सके। बाकी लड़ाइयाँ बाद में लड़ते रहेंगे, आपस में हम लड़ते रहेंगे, लेकिन पहले अपने उन पीड़ित साथियों का भुगतान करा दें जिनकी मेहनत की जमा पूंजी देश में लाखों ठग कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में साथियों डूब चुकी है। तो मैं सहारनपुर के साथियों का विशेष रूप से धन्यवाद व्यक्त करूंगा, अपने जिला अध्यक्ष सुखपाल जी का और अपने राष्ट्रीय महामंत्री
आदरणीय मदन कुमार गौतम जी का कि उन्होंने इतनी अच्छी टीम यहाँ तैयार की है। बड़े जागरूक साथी हैं, सुयोग्य हैं सब। और एक साथी तो हालांकि वो उस जीरो चैनल से जुड़े हुए थे ठग वाले से, मास्टर नरेंद्र कुमार जी, वो तो इतनी ताकत और दावे के साथ कह रहे थे कि साहब मैं अकेला 1 लाख आदमी कर दूंगा इकट्ठे। तो अगर ऐसा संभव हो सके साथियों का, हम 1 लाख साथी पीड़ित कहीं भी इकट्ठे कर सकें, सहारनपुर नहीं देश के किसी भी कोने में, और दिल्ली में कर दें तो सोने पे सुहागा है, तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान 4 जून से पहले भी हो सकता है और होना ही है। ये तय है एक तरह से, किसी को इस पर संदेह नहीं करना चाहिए कि साहब होगा नहीं, भुगतान तो होना है। आप जितनी जल्दी जागरूक हो जाओगे उतनी जल्दी हो जाएगा, जितना समय लगाओगे उतना समय बाद होगा, लेकिन भुगतान सबका होना है। तो मैं तमाम साथियों से ये अनुरोध करूंगा कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप सब तक घर बैठे अपडेट मिलती रहे, आपको आपका पैसा आपको वापस मिल सके। चूँकि हमारे अलावा और कोई ऐसा माध्यम आपके पास नहीं है जहां से आपको इस भुगतान के विषय पर सही सूचना, सही जानकारी मिल सके, इसलिए इस काम को ज़रूर कर लें। मेरे वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि देश भर में लोगों को पता चल सके भुगतान की गारंटी के कानून के विषय में, भुगतान की प्रक्रिया के विषय में, हमारे संगठन के विषय में। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार में, कि जो साथी अभी तक हमारे संगठन में से नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं शाम को। जय हिंद, जय भारत।